मोहनजोदड़ो। हमने पिछले वीडियो में हड़प्पा के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे। मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? स्तूपों का शहर, मृतकों का टीला, नखलिस्तान, सिंध का बाग, सिंध का मरुस्थल, माउंट ऑफ डेड, ये सारे मोहनजोदड़ो के नाम हैं। कौन कौन से हैं? माउंट ऑफ डेड, सिंध का मरुस्थल, नखलिस्तान, सिंध का बाग, मृतकों का टीला, स्तूपों का शहर। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। स्थान लरकाना, पाकिस्तान। समय 1922। नदी सिंधु नदी का दायां तट या पूर्वी किनारा। हड़प्पा बाएं तट पर थी रावी नदी के, जबकि यह सिंधु नदी के दाएं तट पर थी। यहाँ से 9 बार बसकर उजड़ने वाले शहर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल स्नानागार है। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल यहाँ का क्या है? स्नानागार। जिसकी अपन का प्रश्न ये पूछे कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो सार्वजनिक स्नानागार था। जबकि पूरे सिंधु स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा लोथल का स्टेडियम है। 3 तरफ इसके बरामदे हैं स्नानागार के। इसके उत्तर दिशा में 8 छोटे छोटे स्नानागार और भी हैं, जिसे इस पूरे स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है तथा इसे विराट वस्तु की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो के स्नानागार को विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी है? तो जॉन मार्शल ने दिया, और तथा इसको क्या बताया कि विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा है। इसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। यह विभिन्न धार्मिक अवसरों पर प्रयोग लिया जाता था। इस स्नानागार में उतरने हेतु उत्तरी और दक्षिणी दोनों कोनों पर क्या होती थी? सीढ़ियां बनी हुई होती थी। मोहनजोदड़ो से एक कंकाल मिला है, जिसे KUR केनेडी ने मलेरिया होने का प्रमाण बताया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित टीले पर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, अतः इसे स्तूप टीला भी कहते हैं। 2 प्रश्न निकल करके आ रहे हैं कि KUR केनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों में किसके प्रमाण मिले हैं? मलेरिया के प्रमाण मिले हैं। और दूसरा, मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित टीले पर कुषाण शासक कनिष्क एक स्तूप का निर्माण करवाया था, इसलिए मोहनजोदड़ो को स्तूप टीला भी कहा जाता है। आगे हम बात करें, मोहनजोदड़ो की हर गली में एक सार्वजनिक कूप मिलता है, एक कुआं मिलता है प्रत्येक गली में। यहाँ से अन्य साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ से 12 सेमी की कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मिली है, ये जो अस्ट्रेलाइड के समान की थी। मंगोलियन पुजारी का सिर मिला है। मलेरिया के साक्ष्य हमने बता दिए, KUR केनेडी ने बताया था। महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले और तराजू के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम कपास की खेती करने का श्रेय यूनानियों को जाता है, जिसे इन्होंने शिडन नाम दिया था। शीप की एक टूटी पटरी या हम कह सकते हैं स्केल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। हाथी का कपालखंड प्राप्त हुआ है। घोड़े के खुर प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के, अब घोड़ा ध्यान रखना, घोड़े के प्रश्न काफी पूछे जाएंगे। तो घोड़े के खुर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो व सुरकोटरा से प्राप्त होते हैं, लेकिन यह खुदाई के अंतिम चरण में मिलते हैं। अतः सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अब वर्तमान में साक्ष्य निकले हैं, उन साक्ष्यों में घोड़े से धीरे धीरे परिचित बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। वर्तमान के जो साक्ष्य निकल करके आ रहे हैं, जिसके आधार पर गले हुए तांबे के ढेर। मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ शवों को जलाने की क्या थी? परंपराएं थी। इसलिए मोहनजोदड़ो से किसी भी प्रकार का कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में मिलते थे कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान हड़प्पा में मिले थे, जबकि मोहनजोदड़ो में किसी प्रकार का कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। तो ये हमने दोनों देखे थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अपना तीसरा स्थल देखते हैं, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो सिंधु पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर इसकी खोज 1931 में नानी गोपाल मजुमदार ने की थी, NG मजुमदार के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया था। चहुंदड़ो की खोज तो नानी गोपाल मजुमदार ने की थी, जबकि इसका उत्खनन अर्नेस्ट मेके ने किया था। यह सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। यह पूरे सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहलाता है। अब यहाँ से क्या क्या मिले हैं? एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटा मिली है। वक्राकार ईंटा मतलब अल आकार की ईंटें मिली है। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। चहुंदड़ो से लिपस्टिक, हाथी के खिलौने, पीतल की इका गाड़ी व बैलगाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। चहुंदड़ो से किस किस के साक्ष्य मिलते हैं? मनके बनाने के कारखाने के, लिपस्टिक के, हाथी के खिलौने के, पीतल की इका गाड़ी और बैलगाड़ी। शाही की दवात के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं।
चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग साक्ष्य नहीं है। बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिन्ह भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पदचिन्ह चहुंदड़ों से प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रख लेना, जुकर जाकर संस्कृति यानी कि ग्रामीण व नगरीय दोनों सभ्यताओं के साक्ष्य जुकर व जाकर संस्कृति के साक्ष्य चहुंदड़ों से मिलते हैं। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से जुकर जाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जुकर जाकर संस्कृति वाला। फिर आगे हम बात करें अपना चौथा स्थल लोथल की। लोथल लघु हड़प्पा कहलाता है, लघु मोहनजोदड़ो कहलाता है। खोज श्री रंगनाथ राव या S.R. राव के द्वारा इसकी खोज 1954 में की गई थी। यह गुजरात की भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से चावल के प्रथम साक्ष्य व बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं तथा चक्की के 2 पार्ट यहाँ से मिलते हैं। लोथल से चावल के प्रथम साक्ष्य, बाजरे के प्रथम साक्ष्य तथा चक्की के 2 पार्ट यहाँ से मिलते हैं। यह एक औद्योगिक नगर था जहाँ से मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। पकी हुई मिट्टी की निर्मित नाव की प्रतिकृति भी यहाँ से प्राप्त होती है। आगे हम बात करें, मार्शल ने लोथल को प्राचीन काल का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कहा है। लोथल तथा बालाकोट से शिप उद्योग के भी प्रमाण मिलते हैं और लोथल से घोड़े की 3 मड़ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। जैसे मैंने कहा था कि धीरे धीरे अवशेषों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से भी क्या थे, परिचित थे। तो लोथल से घोड़े की 3 मड़ मूर्तियाँ प्राप्त हुई है, वहाँ से खुर प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आगे घोड़े का एक जबड़ा मिलेगा। तो सारे के सारे स्थलों से पता चलता है कि घोड़े से लोग परिचित थे। फारस की मुद्रा जिस पर 2 मुंह वाले राक्षस का अंकन है ना, बाट माप तोल पैमाना, हाथी दांत का पैमाना भी यहाँ से लोथल से मिलता है। लोथल से गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, बंदरगाह के साक्ष्य या पतन के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ से 4 नावों के साक्ष्य भी मिले हैं। इसका आकार, लोथल की डॉकयार्ड गोदीवाड़ा सबसे बड़ी इमारत है जिसका आकार 41 है। इसका प्रवेश द्वार भोगवा नदी है, गहराई 3.3 मीटर। लोथल के समुद्र की देवी का नाम शिकोत्री माता था। ध्यान रखिएगा, लोथल के समुद्र की देवी का नाम क्या था, शिकोत्री माता। डॉकयार्ड विशाखापट्टनम से भी बड़ा था। अभी वर्तमान जो विशाखापट्टनम का बंदरगाह है, इससे भी बड़ा यह क्या था, बंदरगाह था। यहाँ से 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई है, यानी कि सती प्रथा के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। क्योंकि 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लोथल से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। कौवे के साक्ष्य व पंचतंत्र से वर्णित चालाक लोमड़े के गाने भी लोथल से प्राप्त हुई है। हवन कुंड या अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ पर मिलते हैं। द्विशव संस्कार, डबल बेरियल के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। पासा बोर्ड या शतरंज बोर्ड के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं और लोथल को भी मुर्दों का जीवित शहर या टिल्ले के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो को भी कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो लोथल को कहते हैं, जबकि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिल्ला कहते हैं। वैसे ही लोथल को भी मुर्दों का जीवित शहर या मुर्दों का जीवित टिल्ला कहा जाता है। आगे हम बात करें अपने कालीबंगा की, तो कालीबंगा की बात करें तो सबसे पहले कालीबंगा की खोज 1951 या 1953, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, 53 सही माने अपने एक बार, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में प्राचीन सरस्वती या गग्गर, पाकिस्तान में इसको हाकरा नदी भी कहते हैं, पर स्थित था। कालीबंगा का शब्द का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का उत्खनन 1963 में बीबी लाल व बीके थापड़ ने की थी। यहाँ से ऊँट के साक्ष्य, जुते हुए खेत व लकड़ी के हल के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा से ऊँट के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, लकड़ी के हल के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ के प्रत्येक तीसरे घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक गली में कुएं के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, जबकि प्रत्येक तीसरे घर से कुएं के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों से निर्मित मकान के साक्ष्य मिले हैं, अतः इसे दीनहीन बस्ती कहा जाता है। प्रश्न यह बनेगा आपका कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है, तो कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जो दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है। जुकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो जुकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य चहुंदड़ो से मिलते हैं। कालीबंगा व लोथल से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी मिलते हैं। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि इस खोपड़ी में 6 छेद किए हुए थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के साक्ष्य थे। कालीबंगा में 3 प्रकार के शवदान के साक्ष्य मिलते हैं, आंशिक, पूर्ण या दाह संस्कार, और मुख्य रूप से इसको प्रतीकात्मक शवदान भी कहा जाता था।
प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से कुल 37 कब्रें मिली हैं। विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। यहाँ से अलंकृत ईंटें व फर्श के साक्ष्य भी मिलते हैं। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य चौंदड़ों से मिलते हैं। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माने जाने वाले स्थल मेसोपोटामिया में मिलते हैं। मेसोपोटामिया में बेलनाकार मोहरें थी और कालीबंगा में बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि कालीबंगा व मेसोपोटामिया में के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। यहाँ से अग्निकुंड व हवन वेदिका के भी साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। कालीबंगा में दुर्ग और नगर दोनों क्षेत्र कौन से थे? रक्षा प्राचीर से आपस में घिरे हुए थे। दो बार जुते हुए खेत या दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, जहाँ पर चन्ना और सरसों की फसल एक साथ में बोई जाती थी, यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में गलियों एवं सड़कों को एक आनुपातिक ढंग से निर्मित किया गया था और गलियां वहां 1.8 मीटर चौड़ी थी और सड़कें 3.6, 5.4 और 7.2 मीटर थी। तो मेरी बात मानिएगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई सा भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं छोड़ी है मैंने। अम के धवलीकर देमाबाद से प्राप्त चारों कांस्य मूर्तियां प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक काल के संपूर्ण क्षेत्र से अपनी श्रेष्ठतम शिल्प की क्या करती है? बताती है। ये अपन देखेंगे अगले टॉपिक में। अगले प्रश्न अपन देखेंगे जब अपन अगली सभ्यताओं के बारे में जानेंगे, तो उसमें हम इन सभी को देखेंगे। धन्यवाद तभी के लिए। आगे के टॉपिक के लिए हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।